नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम वर्क प्लेस सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह आपके लिए सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ये है हमारा मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट पार्ट 2। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा की, जैसे कि मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं और उसके कौन से सेक्शंस होते हैं। और उन सेक्शंस में से हमने पहले कुछ सेक्शंस के बारे में चर्चा की, यानी कि हमने चर्चा किया द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट एड मेजर्स, फायर फाइटिंग मेजर्स और एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं 7 सेक्शन। तो दोस्तों 7 सेक्शंस का नाम है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो दोस्तों ये सेक्शन हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जब हमें स्टोर करना है या जब हमें उसको हैंडल करना है, उस समय हमें कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, जिनकी कारण हम उस केमिकल से होने वाले खतरे को, उस केमिकल से होने वाले हैजार्ड को कम कर सके। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रिकॉशंस फॉर सेफ हैंडलिंग। तो ये पार्ट हमें बताता है गाइडेंस फॉर द सेफ यूज़, कि उस केमिकल को सेफली कैसे यूज़ करना है ताकि हम अवॉइड कर सकें उसका इनहेलेशन, उसका स्किन और आई कांटेक्ट और उसका इंगेस्टन, जहाँ उसको यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को उस केमिकल से बचा सकता है। और इसके साथ साथ ये हमें बताता है वार्निंग, गिव द वार्निंग अबाउट द इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज। इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटी उस केमिकल के पास हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल उस केमिकल के नज़दीक हम स्मोक नहीं कर सकते। तो वो यानी कि अगर वो फ्लेमेबल मटेरियल है, फ्लेमेबल केमिकल है, तो हम उसके पास स्मोक नहीं कर सकते। दूसरा है दोस्तों कंडीशंस फॉर सेफ स्टोरेज। जब मुझे उस केमिकल को सेफली स्टोर करना है तब किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हमें बताता है द प्रॉपर स्टोरेज एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए। एक प्रॉपर स्टोरेज एरिया कैसा होता है, फॉर एग्जांपल वो कूल्ड होना चाहिए या हॉट होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, अवे फ्रॉम ज़्यादा हीट सोर्सेज वहाँ पे नहीं होने चाहिए, या उस केमिकल की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो हमें बताएगा कि वो स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए। दूसरा ये हमें बताता है रिकमेंडेड कंटेनर मटेरियल, यानी कि उस मटेरियल को, उस पर्टिकुलर केमिकल को जो कंटेन किया जाएगा कंटेनर्स में, तो वो कंटेनर किस तरह के होने चाहिए, कौन से मटेरियल के बने होने चाहिए, या क्या वो कोरोसिव टाइप है तो मेटल के या किस तरह के मटेरियल के कंटेनर उसके लिए कंपैटिबल नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता है द सेग्रीगेशन ऑफ दैट केमिकल फ्रॉम इनकम्पैटिबल सब्सटेंस। तो दोस्तों इनकम्पैटिबल जो सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, उन केमिकल्स को इनकम्पैटिबल कहा जाता है जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। या सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर ऐसे केमिकल्स को एक दूसरे के नज़दीक रखा जाए तो वो केमिकल किसी तरह की रिएक्शन कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं जहाँ उनके कारण आग लग सकती है, वो फ्लेमेबल हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पे। तो ये जो हमें ये चीज़ अब हमें कहाँ से पता चले कि कौन सा केमिकल किस केमिकल के कंपैटिबल है और कौन सा केमिकल किस केमिकल के मुकाबले में इनकम्पैटिबल है। तो इसका एक चार्ट होता है दोस्तों। तो ये जो चार्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस चार्ट को बोलते हैं केमिकल कंपैटिबिलिटी चार्ट। इस केमिकल कंपैटिबिलिटी चार्ट के अधीन हमारे जो केमिकल्स होते हैं इनको टोटल 24 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि नंबर 1 पे इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कॉस्टिक, अमाइंस एंड एल्केमाइंस, ऐसे ही करते करते टोटल 24 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। और
ये जो चार्ट है इसमें जहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस लगा हुआ, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि वो केमिकल इनकम्पैटिबल है दूसरे के साथ, और जिन बॉक्सेस में नॉर्मल ग्रीन कलर है, क्रॉस नहीं लगा हुआ, वो रिप्रेजेंट करता है कि दीज केमिकल्स आर कंपैटिबल। तो इस चार्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड जो नंबर 1 में है, वो 2 नंबर के साथ अगर वहाँ पे क्रॉस लगे तो रिप्रेजेंट कि उसके साथ इनकम्पैटिबल हैं। 3 के साथ भी, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, इन सब के साथ इनकम्पैटिबल हैं, यानी कि इन केमिकल को, इनऑर्गेनिक और जो एसिड्स हैं उनको पहली 8th कैटेगरी में से किसी के साथ भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन 9th कैटेगरी के साथ यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ इसको रखा जा सकता है। तो इसी तरीके से हर केमिकल का हमें पता चल जाता है कि वो जो केमिकल की फैमिली है वो कौन से दूसरे केमिकल की फैमिली के साथ कंपैटिबल है और किसके साथ इनकम्पैटिबल है। इस तरीके से उन मटेरियल्स को, उन केमिकल्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना जो है वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, इसका नाम है सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमें बताता है एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी कि वो जो केमिकल है वो केमिकल अगर एक्सपोज हो जाता है, यानी कि अगर कोई पर्सन उसके एक्सपोजर में आ जाता है तो वो केमिकल कितना ज़्यादा घातक है, और हमें कौन कौन से इंजीनियरिंग कंट्रोल, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल और कौन कौन से पीपीज का इस्तेमाल करना है जब हम उसके साथ डील करते हैं। और ये सेक्शन हमें एक और चीज़ बताता है दोस्तों, उस पर्टिकुलर केमिकल की पीपीएम वैल्यू, यानी कि पार्ट पर मिलियन वैल्यू, कि कितने पीपीएम अगर वो एयर में अवेलेबल है तो उसको हम TWA कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज। टाइम वेटेड एवरेज वो वैल्यू होती है उस केमिकल की इन पीपीएम इन द एयर, जिसमें हम एक नॉर्मल शिफ्ट यानी कि 8 घंटे वहाँ पे उतनी अगर मात्रा में वो केमिकल है भी अवेलेबल, तो विदाउट यूजिंग रेसिपिरेटरी सिस्टम्स लाइक अ स्काबा और एनी अदर टाइप ऑफ मास्क हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें बताता है उस केमिकल की STEL वैल्यू, यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट वैल्यू। ये वैल्यू इन पीपीएम उस केमिकल की रिप्रेजेंट करती है कि उस केमिकल की अगर मात्रा जो है वो STEL वैल्यू लेवल तक पहुंच गई है, उस समय हम उस एरिया में सिर्फ 15 मिनट तक रुक सकते हैं। 15 मिनट के बाद वो केमिकल जानलेवा हो सकता है। इसके बाद हमें बताता है उस केमिकल की IDLH वैल्यू, यानी कि इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ, मतलब उस केमिकल की वैल्यू इन पीपीएम पार्ट पर मिलियन अब एयर में, उस एरिया की एयर में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पे 1 मिनट के लिए भी रुकना सेफ नहीं है। वो इमीडिएट इफ़ेक्ट कर सकता है और उस इफ़ेक्ट के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत घातक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। इतनी हाई कंसंट्रेशन में सिर्फ हम स्काबा टाइप रेसिपिरेटरी सिस्टम्स का, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके ही एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमें प्रॉपर उसके बारे में जानकारी देता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 9। ये सेक्शन नंबर जो 9 है ये हमें बताता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल, कि उस केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इससे हमें पता चलता है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। इससे हमें सबसे पता चलता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस मानी कि वो जो केमिकल है उसकी फिजिकल स्टेज क्या है, वो सॉलिड स्टेज में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसी स्टेट में है। देन उसका कलर की कोई पर्टिकुलर कलर है या वो कलरलेस है। देन द फॉर्म, यानी कि वो वाइट पाउडर है, क्लियर लिक्विड है, ऐसे उसकी फॉर्म के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमें पता चलता है ऑर्डर, यानी कि उसकी स्मेल के बारे में, कि उसकी कैसी स्मेल है, कि उसमें से स्वीट टाइप स्मेल आ रही है, पंगेंट्स है, जो ऑर्डरलेस है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। ऐसे ही ऑर्डर थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि वो लो कंसंट्रेशन, कितनी कम से कम उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय स्मेल। जैसे हमने पढ़ा पीपीएम, तो कितने कम से कम पीपीएम अगर वो डिटेक्ट हो रहा है हवा में, हम उसको सूंघ सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं सांस के जरिए, तो वो कितनी
कम पे उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये बताता है उसका पीएच वैल्यू कि वो एल्केलाइन है या वो एसिडिक है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। उस केमिकल की नेक्स्ट हमें जानकारी देता है उस केमिकल का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कि किस टेम्परेचर पे वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज करता है, आइदर सॉलिड से वो लिक्विड बनता है या लिक्विड से वो गैसी स्टेज में जाता है। ऐसे ही उस केमिकल का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चलता है कि किस टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में तब्दील होता है। ऐसे ही नेक्स्ट इससे पता चलता है फ्लैश पॉइंट कि वो कौन सा लोएस्ट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे जाके वो हवा में आग पकड़ सकता है। ऐसे ही उसकी फ्लेमेबिलिटी कि वो कितनी जल्दी आग पकड़ सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक्सप्लोजिव लिमिट कितनी है उसकी कि कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन अगर उसकी हवा में अवेलेबल है तो वो एक्सप्लोड कर सकता है जहां वो हाईली फ्लेमेबल हो सकता है। वेपर प्रेशर बताता है कि वो टेंडेंसी टू इवेपोरेट एट अ गिवन टेम्परेचर के कितने टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो सकता है, इसके बारे में हमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस सेक्शन में डिटेल्ड में जानकारी मिलती है दोस्तों। सो नेक्स्ट सेक्शन है 10th सेक्शन जो हमें बताता है इसकी स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। तो दोस्तों स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, ये पता चलता है हमें एज पर एनएफपीए डायमंड के हिसाब से। तो दोस्तों एनएफपीए डायमंड पे हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो बताता है उस केमिकल की स्टेबिलिटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, वो रिएक्टिविटी के नंबर्स, नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमें क्या क्या पता चलता है। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है हमने। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है वो। सो दोस्तों चलिए बैक आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, यानी कि वो जो पर्टिकुलर केमिकल है वो हवा में या नॉर्मल इन्वायरमेंट में कितना स्टेबल है और कितना हाईली रिएक्टिव है। तो ये बताता है रिएक्टिविटी ऑफ द केमिकल कि वो केमिकल कितना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, वो नॉर्मली कैसा है, शांत है, अगर वो हवा के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कितना हाईली रिएक्टिव वो हो सकता है। ऐसे ये बताता है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी कि वो जो केमिकल है नॉर्मल कंडीशंस पे, टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल हवा में, एयर में स्टेबल है जहाँ वो अनस्टेबल है। ऐसे ही ये बताता है कंडीशन टू अवॉइड कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ हैं जो उसके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं जिनको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल हीट, अगर उसको ज़्यादा हीट दी गई या स्पार्क या सनलाइट मिली या मॉइस्चर मिला तो उस कारण से क्या वो रिएक्टिव तो नहीं हो जाएगा या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज तो नहीं हो जाएगी, तो इसके बारे में हमें बताता है। उसके बाद हमें बताता है इनकम्पैटिबल मटेरियल, सेम वही जो हमने इनकम्पैटिबिलिटी चार्ट में पढ़ा उसके बारे में हमें जानकारी देता है। हजार्डियस डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स, तो ये बताता है इट्स द डेंजरस गैस और फ्यूम रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग और डीकम्पोजिशन ऑफ द केमिकल। अगर वो केमिकल जो है उसको बर्न किया जाता है, जो उसको डीकम्पोज किया जाता है, उस दौरान क्या कहीं कोई गैसेस तो नहीं प्रोड्यूस हो रही, कहीं कोई गैस तो नहीं निकल रही जो जानलेवा हो सकती है। तो ये उसके बारे में हमें पूरी जानकारी देता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ हैजार्डियस रिएक्शन, कि उस केमिकल के हैजार्डियस रिएक्शन करने के क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इसके बारे में हमें जानकारी देता है। बेसिकली ये हमें जानकारी देता है सेक्शन कि वो जो मटेरियल है, वो जो केमिकल है, वो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा स्टेबल है, वो कितनी उसकी ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी है और कितना ज़्यादा वो रिएक्टिव है, इसके बारे में हमें डिटेल्ड जानकारी मिलती है सेक्शन नंबर 10 से 10 से। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 11 जो है 11 हमें बताता है टॉक्सोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जो केमिकल है वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, यानी जहरीला है इन्वायरमेंट में। ये उस प्रॉपर तरीके की जानकारी हमें देता है कि अगर वो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से एंटर हो जाता है, चाहे वो हम उसको इनहेल करते हैं, चाहे हम उसको हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है, चाहे हम उसको इनगेस्ट करते हैं या इंजेक्ट किया जाता है वो हमारी बॉडी में, उस कंडीशन में वो जो केमिकल है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा घातक हो सकता है और उस केमिकल के रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं। जैसे एक्वेटिक टॉक्सिसिटी, एक्वेटिक टॉक्सिसिटी बताता है कि वो जो केमिकल है वो हमारे लिए हार्म कॉज बाय शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, यानी कि एक शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई उस कॉन्टैक्ट के केमिकल के कांटेक्ट में है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल
हो सकता है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी बताता है दोस्तों इफेक्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर और रिपीटेड एक्सपोजर, यानी कि वो केमिकल अगर कोई एक आध बार उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो इतना ज़्यादा घातक नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान उस पर्टिकुलर केमिकल के कांटेक्ट में बार बार रिपीटेड में आ रहा है, जब बहुत लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर केमिकल की इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो हम हर रोज़ उस केमिकल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा करते करते, तो वो लॉन्ग टर्म में वो जो केमिकल है वो इफेक्ट कर सकता है, लाइक कैंसर कर सकता है, जहाँ वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। देन इरिटेशन एंड कोरोजन, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वो केमिकल जो है इरिटेट हो सकता है, आदमी इरिटेशन पैदा कर सकता है बॉडी में। और देन आता है सेंसिटाइजेशन, यानी कि उसकी वजह से हमें एलर्जिक टाइप जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। ये सेक्शन हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है। देन नंबर सेक्शन आता है 12 सेक्शन, इट्स इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इकोलॉजिकल हमें बताता है कि जो केमिकल है वो कितना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक है, इसके बारे में हमें डिटेल्ड में जानकारी देता है कि वो केमिकल हमारे इन्वायरमेंट में अगर मिलता है वो किसी भी तरीके से वो हमारे इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा ख़राब कर सकता है, कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारी ज़मीन को, हमारे पानी को और हवा को कितना घातक साबित हो सकता है। इसमें बताता है इकोटॉक्सिसिटी, तो ये बताता है द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन एक्वेटिक एंड ऑर्गन्स, लाइक जो हमारे फिशेस होती हैं, एल्गीज होती हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे ये इफ़ेक्ट कर सकता है, उन समुद्री जीवों के, पानी के जीवों को वो कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। देन ये बताता है इंटीग्रेट्स द केमिकल ब्रेक डाउन द नेचर्स और रिमेन इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कुछ ऐसा केमिकल होता है जो नेचर में, जो नेचर की चेन रिएक्शन है उसमें मिल जाता है और ये बहुत लंबे समय तक ख़त्म नहीं होता है, इसका असर जो है वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे दोस्तों हमने सुना है जैसे आपने सुना ही होगा दोस्तों कि जैसे किसी तरह का परमाणु ऐसे हथियार हैं, तो कहा जाता है कि उनका जो असर है वो बहुत हज़ारों सालों तक वो लोगों के ऊपर उसका असर रहता है। तो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उनका असर हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल रहता है। तो ऐसे ही बायोकम्युलेटेड पोटेंशियल्स, ये वो स्टेट होती है, ये वो स्टेट होती है जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट इन लिविंग ऑर्गन्स फॉर ओवर टाइम पोटेंशियली एंटरिंग इन द फूड चेन। तो ये हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक केमिकल है, उसको पानी में डिसॉल्व किया गया, तो ज़मीन में किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, ज़मीन के अंदर उसको ऑब्जॉर्ब कर दिया गया, तो उसके कुछ पार्टिकल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर रह गई। उस धरती पे कोई पेड़, सब्जियां, पौधे उगाए गए, वो पौधों को खाने वाले अगर चाहे इंसान ने खाया तो डायरेक्टली वो इंसानों के अंदर हो गया, जहाँ किसी पंछियों ने, जीव जंतुओं ने खाया और वो प्रॉपर तरीके से अगर उस जीव जंतु को, पक्षी को, जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उन्होंने खाया, तो उस तरीके से वो जो केमिकल है वो हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाता है और उसमें वो शामिल हो जाता है। तो हम अगर डायरेक्टली उस केमिकल के कांटेक्ट में नहीं भी आ रहे तो भी हम उस केमिकल को किसी न किसी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह होती हैं, तो हम डायरेक्टली अगर उस स्प्रे को या पेस्टिसाइड्स को कंज्यूम नहीं भी कर रहे तो भी अगर वो सब्जियों के ऊपर उसकी स्प्रे की जा रही है कीट पतंगों को, इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, तो उसके कुछ अंश, कुछ पार्टिकल्स हो सकता है उस सब्जी में, उस वेजिटेबल में मिल जाएं और धीरे धीरे करते करते वो उसका एक पार्ट बन जाएं। और जब हम उनको कंज्यूम करेंगे तो उसके थ्रू, चाहे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पे हो सकता है वो कोई इफेक्ट भी पैदा कर दें। ऐसे ही होता है मोबिलिटी इन सॉयल, एक्सप्लेन द केमिकल एबिलिटी टू मूव थ्रू द सॉयल एंड द पॉसिबिलिटी टू कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर। तो ऐसे केमिकल जिनको अगर किसी केमिकल को ज़मीन में गाड़ दिया गया है, या कह लीजिए जैसे ज़मीन को पानी में अगर फेंक दिया गया, तो ऐसे केमिकल धीरे धीरे धरती के नीचे चले गए और जो हमारे पृथ्वी के नीचे का अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में भी जानकारी देता है कि उस केमिकल को आप ज़मीन के ऊपर बिखेर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसको पानी में फेंकना सेफ़ है
या नहीं है। इसके अलावा अदर एडवर्स इफेक्ट बताता है, एडिशनल इम्पैक्ट ऑन, लाइक फॉर एग्जांपल वो किसी हमारी ओजोन लेयर पे तो नहीं इफेक्ट कर सकते, जहाँ वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण तो नहीं बनते, ऐसे जब वर्ल्ड लाइफ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, तो उसके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी हमें मिलती है इस सेक्शन से, जिसका नाम है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ये हमें बताता है डिस्पोजल कंसंट्रेशन। तो डिस्पोजल कंसंट्रेशन का जो सेक्शन है ये हमें बताता है कि उस केमिकल को किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, या डिस्पोज करते वक्त उस समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम ह्यूमन लाइफ को और हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड। तो उस केमिकल का जो वेस्ट है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको प्रॉपर डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्या उसको लैंड उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, या उसको लैंड फिलिंग यानी कि ज़मीन के अंदर हम लोग दफना सकते हैं, या कोई और केमिकल ट्रीटमेंट करके उस केमिकल को दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है दोस्तों। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ कंटेमिनेटेड पैकिंग। जिन केमिकल उस केमिकल को जिस पैकिंग में लाया गया है, जिस पैकिंग में उसको स्टोर करके रखा गया है, यानी कि अगर वो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, या कोई भी उसके कंटेमिनेटेड डिस्पोजल उस कैम के डिस्पोजल्स हैं, उन डिस्पोजल्स को किस तरीके से हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, क्या उनको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है या रिसाइकल्ड किया जा सकता है, या उनको प्रॉपर्ली ख़त्म करना ही एक सोल्यूशन है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी देता है ये डिस्पोजल का जो सेक्शन है। इसमें हमें बताता है स्पेशल प्रिकॉशंस, कुछ और स्पेशल प्रिकॉशन ड्यूरिंग द डिस्पोजेबल, यानी कि जब हम उस केमिकल को डिस्पोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसकी जो वेस्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उस समय हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टू अवॉइड द वाटर कंटेक्ट के उस केमिकल को पानी के साथ टच उस केमिकल को पानी के साथ टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो पानी के साथ मिलके कोई रिएक्शन तो नहीं करता, कहीं वो कोई ऐसा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, या कौन कौन से प्रॉपर PPEs हमें पहनने हैं जब हम उस केमिकल के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस ये हमें बताता है कि कौन कौन से लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं फॉर अ पोल्यूशन बोर्ड के उस केमिकल को डिस्पोज करने के लिए। सो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 14 सेक्शन, जो हमें बताता है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्शन हमें जानकारी देता है कि जब भी इस केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रोड्स या रेल, एयर और समुद्र, सी के रास्ते, तो उस समय कौन सी प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसे की जाए, और क्या क्या चीज़ें हमें उसके ऊपर लिखनी ज़रूरी है, जिससे उस केमिकल के बारे में बेसिक जानकारी है जो लोगों को मिल जाए। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रॉपर शिपिंग नेम। लाइक इसमें आता है कि उस केमिकल का जो भी ऑफिशियल नेम है वो उसके ऊपर लिखा जाए, प्रॉपर लेवल से लिखा जाए कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो फ्लेमेबल लिक्विड है। जैसे हमने दोस्तों GHS वाला पार्ट पढ़ा था इसका, कि एज़ पर ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम के हिसाब से वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके बारे में डिटेल में लिखा जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट हैज़ार्ड क्लास, तो ये बताता है कि वो कौन सी क्लास एज़ पर GHS वो कौन सी क्लास में है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्लास 3 है तो वो फ्लेमेबल लिक्विड है, क्लास 8 है तो कोरोसिव है, ऐसे ही 1 से लेके 9 तक की कौन सी क्लास में वो आता है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। इसके बारे में हमने डिटेल्ड में इसी वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस किया है, और उसका लिंक भी हम इस वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो के पहले पार्ट को समझने के लिए इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें, तो आप इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। सो नेक्स्ट आता है पैकेजिंग ग्रुप, कि उसको किस तरीके के ग्रुप में हमने पैक करना है। एक तो वही जो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, और दूसरा ये बताता है उसका डेंजर का, लेवल ऑफ डेंजर, यानी कि वो ग्रुप नंबर 1 में है, इट मीन्स दैट्स अ हाई लेवल, हाई डेंजरस, 2 में है तो मीडियम, और 3 में है तो लो हैजार्डियस वो केमिकल है। इसके अलावा वो बताता है इन्वायरमेंटल हैजार्ड, कि अगर उस केमिकल को हम सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते लेके जा रहे हैं, और अगर
किसी गलती से वो जो केमिकल है वो समुद्र के पानी में मिक्स हो जाता है, जब वहाँ पे वो गिर जाता है तो वो कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, उसके बारे में हमें बताता है ये। देन द स्पेशल प्रिकॉशंस जो हमें लेनी है, लाइक उसके ऊपर कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड, लाइक कीप अवे फ्रॉम द हीट, हैंडल विद केयर वगैरह वगैरह के प्रॉपर जो सेफ्टी साइंस है वो उसके ऊपर लगे होने चाहिए, ये हमें बताता है ट्रांसपोर्ट के दौरान। और ट्रांसपोर्ट लेबल भी उसके ऊपर होने चाहिए जो बताता है कि वो कौन सी कैटेगरी का है। इसमें हमारा NFPA का डायमंड प्रॉपर बना होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक में मिल जाती है कि हमें ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर कौन कौन से लेवल, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर लिखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 15 जो बताता है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। ये हमें बताता है कि कौन से लीगल लॉ, कौन कौन से एक्ट इस केमिकल के अधीन जो हैं वो काम करते हैं। जब ये जो केमिकल है, ये पर्टिकुलर जो केमिकल है, इसको हैंडलिंग करते वक्त हमें गवर्नमेंट के कौन से एक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बारे में हमें बताता है कि यानी सेफ्टी रेगुलेशंस के लिए एज़ पर ओशा, एज़ पर फैक्ट्री एक्ट, और अगर कौन से वर्क प्लेस सेफ्टी के लॉज में उस केमिकल के बारे में क्या बताया गया है, उस क्लास के केमिकल के बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में भी ये पूरी जानकारी हमें इसी से मिल जाती है। देन द हेल्थ रेगुलेशंस की, वो जो केमिकल है वो अगर टॉक्सिक है तो कौन से वर्कर एज़ पर वर्कर वेलफेयर के लिए, जब वर्करों की हेल्प के लिए कौन कौन से एक्ट इसके अंदर काम करते हैं, उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी मिलती है। ऐसे ही हमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में, कि हमें इन्वायरमेंट के एक्ट लाइक EPA, रीच, CPBB और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट्स, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कौन से एक्ट के अधीन इस केमिकल को ऑथराइजेशन मिली हुई है। देन केमिकल इन्वेंट्री स्टेटस में भी हमें बताता है कि जो केमिकल है ये नेशनल और इंटरनेशनल केमिकल इन्वेस्टर्स लाइक TSCA, DLS, इनके अधीन इस केमिकल में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन द लेबलिंग रिक्वायरमेंट ये बताता है कि एनी स्पेशल लेबलिंग और क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय अथॉरिटीज़। तो ये हमें पूरी जानकारी इसके बारे में देता है दोस्तों ये सेक्शन। देन 16 सेक्शन इज अबाउट अनदर इंफॉर्मेशन। ये कुछ और बेसिक जानकारी हमें उस केमिकल के बारे में देता है, लाइक द डेट ऑफ प्रेपरेशन, लास्ट रिविजन, यानी कि वो जो डेटा है, डेटा शीट है, ये जो हम मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट उस केमिकल की पढ़ रहे हैं, ये जो डेटा शीट है ये कब बनी थी, राइट? इस डेटा शीट को कब बनाया गया था और इसमें लेटेस्ट जो है वो अपडेशन कब हुई है, राइट? कि ऐसा तो नहीं कि जो सेफ्टी डेटा शीट है ये 15-20 साल पहले बनी हुई थी, उसमें दोबारा से कोई अपडेशन तो नहीं हुई, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलता है, क्योंकि इनके भी अपडेशन होते रहते हैं, क्योंकि केमिकल्स में आगे धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे न्यू केमिकल्स का पता चलता रहता है, उस तरीके से इसके इंग्रेडिएंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हम करते रहते हैं, ताकि जो उसकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा कम किया जाए और उसके जो अच्छे गुण हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो वो हमें बताता है कि जो सेफ्टी डेटा शीट थी इसको लास्टली कब ये बनी थी और इसको कब इसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है, इसके बारे में जो हमें जानकारी देता है। वर्जन नंबर के बारे में जानकारी देता है कि ये कौन सा वर्जन है, कितने नंबर रिवीजन इसके ऊपर हुई है। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना दोस्तों, रिवीजन 00, रिवीजन 01, 02, उसके हिसाब से ये बताता है कि ये कौन सा वर्जन है और इस SDS डेटा शीट को लास्ट कब अपडेट किया गया था। रेफरेंस और डेटा सोर्स ये बताता है कि ये जो हमने जितने भी लीगल्स, जितने भी चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई है इसके केमिकल के बारे में, उसका मेन सोर्स क्या है। जिस भी एक्ट के बारे में बात की गई है, जिस भी लॉ रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है, जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है, उनका रेफरेंस गवर्नमेंट के किस एक्ट से या किस रूल से लिया गया है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, कौन कौन सी साइंस गवर्नमेंट के यूनिट्स हैं, या कौन कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं, या इसके बारे में हमें सही जानकारी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद दोस्तों इस केमिकल की जैसे TWA वैल्यू है, STEL है, GHS है, OSHA है, उन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है, क्या उसकी फुल फॉर्म होती है, ये हमें लास्ट में वो भी हमें जानकारी मिलती है कि इसके अंदर जो भी शॉर्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं, लाइक TWA,
लाइक STEL, GHS, OSHA एक्सेट्रा। तो इन सब का प्रॉपर पूरा फुल नेम क्या है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। द एडिशनल नोट डिक्लेयरिंग में इंक्लूड द मैन्युफैक्चरर कमेंट, कि मैन्युफैक्चरर ने कुछ अपने तरफ से कुछ कमेंट ऐड किए हैं, जो ऑनर है उसने कुछ कमेंट ऐड किए हैं, या गवर्नमेंट ने कुछ और स्पेशल ट्रेनिंग सजेशंस वगैरह दिए हैं, तो उसके बारे में भी हमें इस पार्ट में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट ऑफ MSDS। इसके पहले पार्ट में हमने मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के पहले 6 सेक्शंस को डिटेल में समझा था, और इस पार्ट में हमने नेक्स्ट 10 सेक्शंस को समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों सेफ्टी रिलेटेड ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त सुखदेव सिंह को आज्ञा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे बने रहने के लिए। नाउ सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।